हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द डीप डाइव्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट विजयन खन्ना जी, जो पिछले 4 डेकेड से अमृतसर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं इन मैट्रिमोनियल केसेस, चेक बाउंस केसेस एंड अदर लीगल केसेस। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा वो काफी सोशल सेक्टर में भी काफी एक्टिव हैं और जो भी नीडी लोग हैं, हेल्पलेस पीपल हैं, उनकी मदद करते हैं और हमारे समाज को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करते हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ इनको देना चाहते हैं तो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 30 साल से एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं कुछ एनजीओ के साथ भी जुड़ा हूँ। अमृतसर के लिए तो क्योंकि मेरी ये जन्मभूमि है, इसके लिए मैं हमेशा करते रहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इसके लिए करता रहूँ। चाहे वो पेड़ जब काटने थे तब भी करने देता रहा, और जब पेड़ लगाने हैं तब भी मैं सबसे आगे रहने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं और भी बहुत से काम एनजीओ के करता हूँ। जैसे हम लोग नारी बचाओ के मैटर पे भी मैंने बहुत से काम किए हैं। इसी तरह से हमने जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कुछ स्कूलों में फ्री टीच करता हूँ, और कुछ बच्चों को मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी एजुकेशन देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कुछ चर्चे हैं या कुछ गुरुद्वारे हैं जहाँ पे हमें कुछ जगह मिली हैं, जहाँ पे मैं संडे के संडे क्लासेस लेता हूँ। इसी तरह से कुछ एनजीओ के साथ मिलकर मैंने अमृतसर शहर के बहुत से पुतले साफ किए हैं। जो हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो कॉर्पोरेशन है, वो उन पुतलों को देखती नहीं है, ध्यान नहीं देती। तो आई यूज्ड टू डू कि मैं अपनी एनजीओ के बच्चों को साथ लेके जाऊं, तो हम लोग वो सड़कों पे खड़े होकर वो पुतले साफ करते हैं। नॉर्मली ऑलवेज कीप इन माय कार सच टाइप ऑफ थिंग्स। मेरी कार में आप जब भी देखो आपको कुछ ऐसी सफाई करने वाली चीजें नहीं मिल जाएंगी जैसे लगेगा कि मेरे को लगता है कहीं रुको तो कुछ ये साफ करने वाला तो मैं कर दूं। तो इसके अलावा मेरी एजुकेशन बॉम्बे की है, और ड्यूरिंग दैट एजुकेशन आई वाज अ मॉडल आल्सो। कुछ 2-3 पिक्चर्स भी करी हैं, शॉर्ट मूवीज भी करी हैं मैंने, और अब समाज की सेवा पे लगा हुआ हूँ। एंड आई एम इनटू द थर्ड जनरेशन ऑफ लॉ। मेरे पिताजी भी लॉयर थे और मेरा बेटा भी लॉयर है। Great. तो बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी है सर आपकी एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू इन आवर थैंक यू। शो। थैंक यू। सो सर, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केसेस, उससे हम शुरू करते हैं जी। सो आज के टाइम में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सबसे कॉमन रीजंस क्या आपको लगते हैं? देखो, आजकल कॉमन रीजन आजकल के कुछ 3 रीजंस मैं बताता हूँ जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इतने लंबे स्पैन ऑफ प्रोफेशन में मैंने जो देखा है कि हमारे जो प्रोफेशन में ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के जो राइज होते हैं कॉमन इश्यूज, उनमें से सबसे पहला जो कॉमन इशू है जो आज का नहीं है, वो हजारों सालों से शायद चलता आ रहा है, वो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। लड़का लड़की के जो पेरेंट्स है उनकी इंटरफेरेंस। जब लड़की या लड़के के पेरेंट्स मैट्रिमोनियल टाइम्स में उनकी जिंदगी को आराम से जीने की बजाय उसके बीच में पोक करते रहते हैं, इंटरफेयर करते रहते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। जो रीजन उन बच्चों को कोर्ट तक ले आता है। वो छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं जो निकल के कोर्ट तक आते हैं। एक तो रीजन ये है जो आज की डेट में, आज प्रेजेंट सिनेरियो में है। जो बिगेस्ट रीजन है मैं समझता हूँ कि वो है मोबाइल। जो ये टेक्नोलॉजी है मोबाइल की ना, ये मोबाइल की वजह से ही आजकल डाइवोर्सेस होने लगे हैं, क्योंकि लड़का लड़की बेडरूम में बैठते हैं और दोनों अपने अपने मोबाइल्स पे लगे रहते हैं कि एक दूसरे को इंटरेक्ट होने के बजाय वो मोबाइल्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कि लड़का सोचता है ये अपने किसी फ्रेंड के साथ बातें कर रही है और लड़की सोचती है अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया चेक कर रहे हो या वो आजकल रील्स ही चेक कर रहे हो। बट दिस इज द बिगेस्ट रीजन नाउ डेज। फिर वो अपने मोबाइल्स को लॉक करके रखते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करने लगते, पासवर्ड रखते हैं। दैट इज बिगेस्ट रीजन नाउ डेज। आई थिंक द मोबाइल इज नाउ डेज द बिगेस्ट रीजन। और फिर वो जो मैसेजेस, पेरेंट्स के मैसेजेस, हिडन मैसेजेस, ये सब चीजें फैमिली को खराब करती हैं। और जो थर्ड रीजन मैं बता रहा था वो है ईगो। आजकल ईगोस बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस एंड ईगोस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कोर्ट तक आते हैं। Instead of understanding each other, ego clashes काफी रहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो जाए तो लीगल एक्शन लेने से पहले क्या स्टेप्स लेने बेटर होते हैं? मेरे ख्याल से लीगल एक्शन से पहले या तो कोई मीडिएटर होना चाहिए, बीच में कोई फैमिली मीडिएटर होना चाहिए जो एक बार समझा सके उनको।
अदरवाइज कोर्ट्स के पास भी मीडिएशन सेंटर्स हैं हमारे कोर्ट में, तो वहां पे भी प्री लिटिगेशन में बच्चे अप्रोच कर सकते हैं, ओके। कोई एक फैमिली अप्रोच कर सकती है फॉर दैट, तो वो बैठ के सेटल करना ज्यादा बेटर है। और सर जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है और कंटेस्टेड डाइवोर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है, दोनों पार्टीज एग्री कर लेती हैं कि हमने जॉइंटली डाइवोर्स लेना है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द लाइफ मोर, एंड दे फाइल ए पिटीशन जो कि 6 महीने में डिसाइड हो जाती है। और जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वो होता है एक पार्टी एग्री करती है और एक पार्टी नहीं एग्री करती। दिस टेक्स लॉन्ग टाइम, उसमें एलिगेशन झूठ सच बहुत चलता है। ओके सर, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि डिवोर्स लेने में जैसे आपने कहा कि टेक्स अराउंड 6 मंथ्स, तो कितना टाइम लगता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये म्यूचुअल कंसेंट का जो है ना वो 6 महीने के लिए लगता है। ओके। जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उसको कई बार बहुत साल लग जाते हैं डिसाइड होते होते, क्योंकि उसमें एलिगेशंस और क्रॉस एलिगेशंस होते हैं, दैट टेक्स लॉन्ग टाइम। आजकल काफी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के भी काफी कॉमन केसेस आते हैं सर। सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एक वुमेन को क्या लीगल प्रोटेक्शन या क्या लीगल राइट्स मिलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में जो औरत है उसको मेंटेनेंस मिलती है, उसकी इंटरम मेंटेनेंस, उसके हर महीने के महीने खर्चा मिलता है उसका या उसके बच्चे का, उसको लिविंग राइट्स भी मिलते हैं, उसको हाउस प्रोवाइड किया जाता है लड़के की तरफ से, इस तरह से उसकी ज्वेलरी, उसकी बिलोंगिंग्स वापस दिलाई जा सकती हैं कोर्ट से ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट केस। ऑलराइट। सर जैसे आपने कहा कि महिला को मेंटेनेंस का हक भी मिलता है, तो वो किन सिचुएशंस में मिल सकता है और इसका अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? देखो बेटा, इसकी अमाउंट डिसाइड करने के लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, इनफैक्ट वो तो डिपेंड करता है कि हस्बैंड का लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर और उसकी इनकम के ऊपर, वो कितना कमाता है। और दूसरा कि अगर औरत कमा रही है तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी मेंटेनेंस, अगर वो नहीं कमाती है तो ही सिर्फ वो हकदार है मेंटेनेंस। जैसे फीमेल एंटाइटल होती है एलिमनी के लिए, वैसे क्या मेल भी एंटाइटल होते हैं? बेटा मेल एंटाइटल होते नहीं है लीगली, ठीक है, लेकिन अगर औरत ज्यादा कमा रही है और मेल हैंडीकैप है या वो क्रिपल है या वो कुछ नहीं कर सकता, उस सूरत में उसको थोड़ी बहुत मेंटेनेंस, हाँ, देयर आर वेरी एक्सेप्शनल केसेस। कुछ हमारे पास जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया है कि जो क्रिपल और हैंडीकैप है, जब औरत ज्यादा कमा रही है और आदमी कुछ नहीं कमा पा रहा और वो एलोन है, उस केसेस में कभी एलिमनी कुछ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस उनको दी गई है। अगर हस्बैंड और वाइफ मतलब बिना एक दूसरे के कंसेंट के सेकंड मैरिज कर लेते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस लीगल तौर पे अवेलेबल हैं? बेटा पहले तो एडल्ट्री होती थी कि लिविंग विद अदर वुमेन, अदर पर्सन, लेकिन अब वो एडल्ट्री हैज बीन डिलीटेड, अब बाइगेमी हो गई है। बाइगेमी तो पहले भी थी, बाइगेमी में 7 to 10 years की सजा है कि एक लड़की के साथ शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी के साथ शादी कर लेता, अगर वो लिव इन नहीं, एक लिव इन का भी नया लॉ आ चुका है, वो बंदा लिव इन में रहता है तो देन देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू दिस थिंग। अगर वो शादी कर लेता है और वो शादी प्रूव हो जाती है कि उसने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है, देन इट फॉल्स अंडर द बाइगेमी सेक्शन 28 BNS, तो उसके अंदर 7 से 10 साल की उसको सजा है बंदे। This for both men and women. Both sides. Not for men only. It's for women also. Yeah. और मैट्रिमोनियल केसेस में जो फॉल्स केसेस होते हैं या जो भी लॉज का मिसयूज अगर जो लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या लीगल प्रिकॉशंस अवेलेबल हैं? बेटा हमारे समाज में ये बहुत बड़ी क्रूती है कि लड़कियां जो है ना वो 30% से ज्यादा मिसयूज कर रही हैं लॉ का, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके या डॉरी केसेस में या इस तरह के केसेस में वो मिसयूज करने लग गई हैं। उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन लड़के खराब होते हैं उस केसेस में, पर अल्टीमेटली गोल तो यही है कि टेबल पे बैठ के सेटल होता है, चाहे 1 साल में हो जाए, चाहे 6 महीने में हो जाए, चाहे 1 दिन में हो जाए, चाहे 10 साल कचहरी में धक्के खा लें। मतलब स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसा है कि मिसयूज हो रहा है, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस होते हैं उसमें भी कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि मिसयूज कर रहे हो या हो सकता है फॉल्स केसेस हो। क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज ये है कि जो बेडरूम की चीजों को साबित करना, अगर लड़की कहती है कि मुझे हस्बैंड ने बेडरूम में मारा, तो वो कैसे साबित होगा? कई बार कुछ चोटें, कुछ पिटाई मेडिकल से साबित हो जाती हैं, बट 80% साबित नहीं हो पाती। सेकंड टॉपिक पे आते हैं सर, जो चेक बाउंस के केसेस काफी आप हैंडल करते हैं, तो उसको लेके कुछ क्वेश्चंस हैं। चेक बाउंस होने पर सबसे पहले क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए?
बट चेक बाउंस होने के साथ ही इमीडिएटली एक लीगल नोटिस होता है जी, विच इज टू बी गिवन विद इन 30 days ऑफ द बाउंसिंग ऑफ द चेक। ओके। और चेक बाउंस केस में लीगल नोटिस भेजने की टाइम लिमिट क्या होती 30 है? days 30 डेज है, 30 days की लिमिट है बेटा। सो ये कि उसको जिसने चेक इशू किया होता है उसको नोटिस जाता है ठीक है। और उसके बाद 15 दिन वेट की जाती है। अगर वो या तो चेक के पैसे दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो विल हैव टू फाइल ए कंप्लेंट। ऑलराइट। और अगर लीगल नोटिस रिसीव हो जाता है किसी पर्सन को तो अक्यूज्ड को क्या करना चाहिए ऐसे केस में? अगर किसी अक्यूज को लीगल नोटिस रिसीव हो जाता है तो सबसे पहले तो उसको उसका जवाब देना है और चेक के जो अमाउंट लिखी है लीगल नोटिस में वो उसका डीडी बना के देना होता है। अगर वो नहीं देता तो फिर उसके पास अवेलेबल रेमेडी कोई नहीं कोई है नहीं। अच्छा, ओके। और अगर सर कोई सेल्फ का चेक होता है तो अगर वो बाउंस हो जाए तो उस केस में क्या करना चाहिए? सेल्फ चेक में बेटा जो बेयरर होता है, जो बंदा चेक कैश कराने जाता है, जो पीछे साइन करता है, ही इज द बेयरर ऑफ द चेक। ओके। अगर वो चेक सेल्फ का चेक डिसऑनर होता है तो जिसने पीछे साइन किए होते हैं ना, जो विड्रॉ कराने पैसे जाता है, ही कैन लॉज ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट। ओके। तो क्या चेक बाउंस केस में क्रिमिनल केस भी बन सकता है? इट इज ए क्रिमिनल कंप्लेंट, ओके। लेकिन इससे प्रोसीडिंग जो है वो क्वासी क्रिमिनल होती है, इसमें सिविल प्रोसीडिंग में टेकअप चलता है केस सारा। ऑलराइट। इसमें लेकिन जो अक्यूज है जब उसने अपीयर होना है उसको बेल करा के ही अपीयर हो सकता है, लाइक अदर क्रिमिनल केसेस। क्वाजी क्रिमिनल को सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वासी मतलब जैसे कुछ हिस्सा इसका क्रिमिनल वर्क करता है, कुछ हिस्सा सिविल करता है। ओके। इसमें मतलब इग्नोरेंस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इसको वो ये नहीं सोचते कि इसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है, बहुत छोटा सा क्राइम है, चेक के पैसे नहीं दिए तो कई बार जजेस ही बोल देते हैं कि भाई चल दे पैसे तो खत्म कर। हाँ जी, हाँ जी। इट्स वेरी स्मॉल। ओके। अगर चेक सिक्योरिटी के केस में दिए गए हो और बाउंस हो जाए तो क्या उस पे सेक्शन 138 का केस लग सकता है? यस, अप्लाई करता है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक वही देता है जिसने कुछ लिया होता है। सिक्योरिटी चेक ऐसे कोई नहीं देता। हाँ जी। अगर गलती से दे दिए गए हैं तो अक्यूज को उस चेक की प्रोटेक्शन पहले ही करनी पड़ती है अपने लीगल कंसल्टेंट के पास जाके, कि मेरे से ये गलती से चेक दिए गए हैं या मेरा इससे लेन देन नहीं रह गया, तो ही हैज टू फाइल ए कंप्लेंट या केस फर्स्ट बिफोर फाइलिंग दैट। एंड व्हाट इज सेक्शन 138 से उसको भी थोड़ा सा सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंसिंग के ऊपर वी हैव टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो चेक बाउंस होता है वो 138 के अंदर ही कंप्लेंट फाइल हो सकती है। और चेक बाउंस केस में तो सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज का प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल, ये पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक है, इवन अपील स्टेज पे भी है, कभी भी ये हो सकता है। और सर इसमें चेक बाउंस केसेस में पेनल्टी या सजा का क्या प्रावधान है? 138 के अंदर जो है पेनल्टी डबल ऑफ द चेक अमाउंट होती है और 2 साल तक का सजा हो सकती है। गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग केसेस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पे हम आते हैं जी। बैंक EMI डिफॉल्ट होने पर बैंक बोरोवर पे क्या लीगल एक्शन ले सकता है? बेटा बैंक कंसेक्टिवली 3 EMI फेल होने के बाद बैंक एक नोटिस देता है बोरोवर को कि भाई आपकी EMI बाउंस हो गई हैं, यू हैव टू मेक द पेमेंट, अदरवाइज हम लोग का सरफेसी की कार्रवाई लीगल एक्शन लेंगे आपके ऊपर, या तो आपकी प्रॉपर्टी बेचने का एक्शन होगा, या जैसे कोई कार लोन है तो कार बेचने का एक्शन होगा, या पर्सनल लोन है तो फिर उसको अदरवाइज। सरफेसी एक्ट जैसे सर आपने कहा, तो व्हाट इज दैट? उसको थोड़ा सा सरफेसी में होता है कि जब कोई लोन के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है तो उसी के ऊपर एप्लीकेबल है, या कार या गाड़ी का लोन लेता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो सरफेसी एक्ट में होता है 3 किस्तें बाउंस होने के बाद एक प्रोसीजर होता है बैंक का। पहले बैंक उसको बिल्कुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करता है, बंदे को एक नोटिस देता है कि भाई तुम्हारी किस्तें नहीं आ रही, तुम आज से बिल्कुल डिफॉल्टर हो गए हमारे बैंक के। उसके बाद 60 डेज की वेट करने के बाद बैंक उसको एक 13(2) का नोटिस देता है, सेक्शन 13(2) का नोटिस देता है कि इतने दिनों के अंदर अंदर हमारे पास 30 डेज के अंदर अंदर ये तुम्हारी जो टोटल अमाउंट है वो हमें पे आउट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा जो प्रोडक्ट है बेच देंगे, जो हमने हाइपोथिकेट किया है या मॉर्गेज किया है। हाइपोथिकेट व्हीकल होते हैं और मॉर्गेज जो है प्रॉपर्टीज होती है, तो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है हम वो बेच देंगे। और अगर उसके बाद भी बंदा नहीं देता तो सरफेसी एक्ट के अंदर सेक्शन 14 के अंदर बैंक को प्रोविजन होता है, बैंक के कोर्ट से परमिशन लेता है वो प्रॉपर्टीज पब्लिक ऑक्शन में सेल करने की, एंड देन वो बैंक पब्लिक ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी सेल करता है जितने ड्यूज होते हैं बैंक के उसके।
ओके, तो देयर आर लाइक मल्टीपल उनको ऑप्शंस हाँ, दिए जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस, बोरोवर को मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। जी। मतलब इट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स हम्म। कि भाई 6 महीने तेरे को दे रहे हैं, 1 महीने से लेके नोटिस पीरियड से लेके बार 6 बार मंथ्स उनको तक रिमाइंड रिमाइंड कराते रहते हैं। इवन ऑक्शन से पहले भी वो रोक सकता है। ओके। बट लेकिन जिनके पास नहीं पे आउट करने की फैसिलिटीज होती हैं, तो जी। फिर उस हिसाब से वो फ्लॉप हो जाते हैं और प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं अकॉर्डिंग। लोन रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, लोन रिकवरी एजेंट, उनकी जो वो कई बार काफी हरासमेंट करते हैं बोरोवर्स को, कस्टमर्स को, तो उस पे क्या लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है बोरोवर्स के लिए? ऐसा है कि ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, हम्म। हाई कोर्ट ने तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको मना किया है कि आपने मैन पावर नहीं यूज करनी। हम्म। कोई इसमें किसी तरह की इलीगल पावर, कोई आर्म्स, कोई लाठी या कुछ इस तरह की चीज या धमकाना नहीं है। कई बार वो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हाँ, करते वो सबको हैं, मना किया है, phone calls वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी द सिस्टम इज गोइंग ऑन एज इट इज। Right. क्योंकि बहुत सी एजेंसीज हैं यहाँ पे जो रिकवरी एजेंसीज खुली हैं, हमारी सिटी में भी है, अदर सिटीज में भी होंगी। तो वो गुंडा एलिमेंट्स अपने पास हायर Right. करते हैं और वो जो धमकाते हैं। क्योंकि कई बार कुछ बोरोवर्स भी ऐसे डीट हो जाते हैं जो सोचते हैं कि बैंक को 3 महीने 2 महीने किस्त नहीं देंगे, तीसरे महीने फिर जाकर जमा करा देते हैं। वो बैंक को तंग करते हैं। उस सूरत में कभी कभी मैन पावर की जरूरत भी पड़ती है, बट हाई कोर्ट ने तो मना किया है कि किसी को भी मैन पावर दिखा के रिकवरी नहीं करनी। सिंपली रिकवरी करो, दिस इज नॉट लीगल, दिस इज नॉट एग्जैक्टली लीगल। मैन पावर यूज इज नॉट लीगल। ये तो सिर्फ बैंक का प्रेरोगेटिव राइट बन चुका है। जो रिकवरी एजेंसीज अडॉप्ट की हैं वो सब ये सब कुछ करते हैं। तो बोरोवर्स को इतना अवेयर, मतलब हम कैसे कर सकते हैं कि दे कैन लाइक बोरोवर को अवेयर तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि भाई जो लोन लिया है वो खत्म करो, या बैंक के साथ बैठ के बात करो, या उनके साथ अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, उनको बार बार धमकाया जा रहा है, तो उसके हाँ, दे कैन कंप्लेन टू द आरबीआई ऑल्सो। बैंक वो आरबीआई के बैंक हेड ऑफिस को कंप्लेंट कर सकता है, रिजर्व बैंक को कंप्लेंट कर सकता है उसमें। लेकिन उसको ये एडमिट करना पड़ेगा कि मैं जो बैंक का बैलेंस देने वाला है वो नहीं दूंगा। ये नहीं कह सकता कि मैं बैंक का बैलेंस नहीं दूंगा, बिकॉज से पब्लिक मनी होती है। जो पब्लिक मनी एक बार आप लोन की शक्ल में अवेल करते हो, वो आपको रिटर्न करनी ही करनी है। जैसे कॉमन पर्सन को बैंकिंग ट्रांजैक्शन और लोन के रिगार्डिंग कौन सी बेसिक लीगल प्रोटेक्शन जरूर फॉलो करनी चाहिए? लोन्स के लिए जो प्रोटेक्शन तो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के साइन करने चाहिए जी। जो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो प्रोटेक्शन ये होती है कि जब हम लोन लेते हैं तो बैंक से हम लोग कोई भी अपना साइन किया हुआ फॉर्म नहीं लेते। हमें उस सब फॉर्म की एक फोटोकॉपी चाहिए। हमें अपने पास उस सब कागज की एक सब फाइल की एक कॉपी होनी चाहिए, सो दैट कि कल को कोई प्रॉब्लम आती है, बैंक आपको लगता है फ्यूचर में कि बैंक ने कोई गलत सिग्नेचर करा लिया आपसे, तो उस शक्ल में आप चैलेंज कर सकते हैं। ये प्रिकॉशन तो जरूरी है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि किसी भी बोरोवर को अगर हो सके तो एडवांस चेक्स नहीं देने चाहिए किस्तों के। कुछ प्राइवेट बैंक्स लेते हैं बट देने नहीं चाहिए, क्योंकि चेक देने का कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी कानून में इसका प्रावधान नहीं है कि आप अपनी आने वाली किस्तों के एडवांस में चेक दो। ये सिर्फ बैंक ने एक सिस्टम बना दिया हुआ है कि जो पहले ही ईएमआई के चेक्स लेके रख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशन है जो एक बोरोवर जो है बिफोर टेकिंग एनी लोन फ्रॉम अ बैंक ही कैन टेक द प्रिकॉशंस। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं आजकल, जो लॉ कर रहे हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लॉ में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है आगे? आप किस तरीके से उनको गाइड करना चाहते हैं? लॉ जो स्टूडेंट्स हैं जब वो वकालत करके आते हैं तो स्कोप तो उनके लिए बहुत वाइड सब्जेक्ट है लॉ का। हमारा लॉ का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये नहीं है कि हम सिर्फ लेबर लॉ में काम करेंगे, इनकम टैक्स लॉ में काम करेंगे या सिविल क्रिमिनल काम करेंगे। बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। वैसे एमएनसीज में जॉब्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड स्कोप हो चुका है। अदरवाइज एक अच्छी गाइडेंस मिले, एक अच्छा लॉयर मिले उनको, एक सीनियर लॉयर मिले अच्छा, तो बच्चे बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं। जो मैंने देखा है मोस्टली बच्चे जो है यहाँ पे आके उनको गाइडेंस की प्रॉब्लम आती है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको ये आती है कि जब वो लॉ करके आते हैं ना, तो उनको एक वकील चूज करना अपने सीनियरिटी के लिए कि मैं किससे जाके काम सीखूंगा, वो चूज करना बहुत मुश्किल होता है। जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को ये फेस करनी पड़ती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अगर ड्यूरिंग अपनी स्टडीज के दौरान ही कोई सीनियर को चूज करना शुरू कर दें, क्योंकि दे शुड कम टू द कोर्ट्स। उनको कभी कभी टाइम निकाल के सैटरडेज को या अदर वर्किंग डेज में कोर्ट्स में आना चाहिए
देखना उनको चाहिए, कोर्ट में आके वर्किंग देखनी चाहिए प्रैक्टिस कैसे और हो ये रही है। देखना चाहिए कि कौन सा वकील कॉमनली कोर्टों के अंदर जाता है, कौन सा वकील कॉमनली बहस करता है, एविडेंसेस करा रहा है, तो उनको उन वकीलों को चूज करना चाहिए अपनी फ्यूचर गाइडेंस के लिए, सो दैट कि वो जिंदगी में अच्छे से राइज कर सकें और अच्छा सा सीख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, आवर लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अमृतसरी, आप क्या चाहते हैं या आपके क्या थॉट्स है, आपका क्या विजन है अमृतसर को लेके, या आप कहना चाहते हैं कि एक आइडियल अमृतसर कैसा होना चाहिए, या जो भी आपके थॉट्स हैं। देखो, अमृतसर मेरी जन्मभूमि है, ठीक है ना, तो मैं तो अमृतसर को लाइक मदर ही प्यार करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारी जो अमृतसर की कुरीति है ना, उसको दूर करना का होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी कुरीति है गंदगी की। हमारे अमृतसर में गंदगी बहुत ज्यादा है। हम लोग, मेरे समय थी, हम लोग जब कार में भी जा रहे थे तो उठा के केले का छिलका बाहर फेंक देते हैं, बॉटल खाली बाहर फेंक देते हैं, और गलियों बाजारों में सड़कों में आप देखेंगे तो कचरे के लिफाफे पड़े हैं, जो कि बरसातों में आप देखते हो कि ब्लॉकेज हो जाती है। ये सब हमें दूर करना चाहिए। दूसरे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी लेनी चाहिए लोगों को। थोड़ी, क्योंकि हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी देते हैं, कॉर्पोरेशन करेगी, क्यों कॉर्पोरेशन करे, हम क्यों नहीं कर सकते। आई बीन टू मेनी फॉरेन कंट्रीज, मैंने देखा है वहां पे जब जाते हैं हम लोग तो हमारा बिहेवियर खुद ही चेंज हो जाता है। जैसे सिंगापुर एयरपोर्ट पे जाओ, वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यू कांट टेक बबल गम, तो वहां पे कोई लेता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो क्या है कि बबल गम खाते हैं, साथ वाले की कुर्सी पे लगा के चले जाते हैं खाने के बाद। जैसे आप थिएटर में जाओ, थिएटर में कितना कचरा पड़ा होता है, तो ये हम खुद ही गंदे हैं। पहले तो हमें खुद को ही संभालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें गंदगी हटाने के लिए खुद अपने आप सफाई करनी पड़ेगी, अपने आजू बाजू नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, फिर अपनी गलियां, मोहल्ले, अपना बाजार, अपना शहर, क्योंकि अगर हम इस शहर में रहते हैं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि हम लोग लेने से चूकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे ग्रीनरी की बहुत कमी है अभी भी। अभी तो खैर बहुत सी एनजीओ ऐसी हैं जो ग्रीनरी के लिए बहुत महत्व देती हैं, बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं, जी हाँ, प्लांटेशन टाइप को प्रमोट करते हैं, बट हमें खुद को भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ हर इंसान को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, कम से कम, और उसकी देखभाल करना चाहिए। उसको पेड़, जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि एक आदमी को मरने के लिए 500 किलो लकड़ी चाहिए, तो 500 किलो लकड़ी एक पेड़ से नहीं आती कभी भी, तो कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। तो ऐसा एक इवेंट सोच सकते हैं अपने बर्थडे पे, या वी कैन प्लान, हम अपने बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं इन चीजों के लिए कि बेटा आज आपका चौथा बर्थडे है या 5वां बर्थडे है, मेक ए प्लांट, लगाओ अपने प्लांट्स। ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं। कुछ हमारे अमृतसर में जो मैं देखता हूँ मेजर प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लोगों को सेंस नहीं है। हर आदमी की कोशिश, चौक में पुलिस वाला नहीं है तो रेड लाइट है भी तो भी भाग जाए। सो आई थिंक बीइंग ए गुड सिटीजन, हमें वो सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा, बट रूल्स शुड बी फॉलोड। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू सो मच सर कि आप आए, आपने टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए जो क्रूशियल क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया, और आपके विजन से जरूर हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। सो आप हमारे पॉडकास्ट के लिए, या आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? देखो बेटा, ये जो माध्यम आपने पकड़ा है पॉडकास्ट का अपने चैनल के थ्रू, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा माध्यम है। इससे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपने मुझसे पुट किए हैं, जिनका मैंने रिप्लाई दिए हैं, हमारे सोसाइटी को बहुत बेनिफिट ही हो सकता है अगर वो समझें तो। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से आपको ये कहूंगा कि आपके चैनल के जो फॉलोअर्स हैं, आपके चैनल के माध्यम या आप लोगों के माध्यम से कोई मेरे पास कभी लीगल एडवाइस के लिए आएगा तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दूंगा। और डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी अगर कभी कोई दुख तकलीफ में मेरे से कोई कंसल्टेशन के लिए आता है तो मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा उनके। ये मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अमृतसर।